सभी सखियों सखाओं को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है बुआ इस गुलाबी सी सर्दी में। हाँ, बहुत सारी जगहों पर शुरू हो गई है। बहुत मजा आ रहा है लोगों को सर्दी का। पता नहीं, हम तो कह सकते हैं मजा आ रहा होगा क्योंकि भाई अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल रही होंगी और ऊनी वस्त्र जो निकल आए होंगे वो भी बड़े अच्छे लगते हैं इस समय। हाँ, लेकिन जहाँ पर अभी बहुत तेजी से सर्दी नहीं शुरू हुई है, लेकिन फिर भी सुबह ये एहसास हो रहा है कि हम सर्दियों का स्वागत कर सकते हैं। सर्दी का मौसम आने वाला है तो हम उसका खैर मकदम करें और फिर उसका तो है मजा जो है वो तो लेंगे। अभी मौसम आएगा और तेजी से बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे मजे लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज किन किन विषयों के मजे लेने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग आज विटामिन डी की उपयोगिता के मजे लेंगे कि उसकी क्या जरूरत होती है। और एक विषय है माँ की सीख बच्चों में। तो किस तरह से बच्चे जो है माँ की सीख से सिंचित होते हैं, माँ उन्हें कौन कौन सी चीजें सिखाती हैं और कैसे उनका व्यक्तित्व जो है वो किसी सांचे में ढलकर निखर कर आता है। जी, और इसके साथ गीत मंजरी में हम बात करेंगे रात और दिन की। जी हाँ, और फायदे जो है मक्खन के, हमारे साथी ने लिखा है लगाने के भी फायदे हैं और खाने के भी फायदे हैं। तो भाई ये तो हो गई दोहरी बात, लेकिन फिर भी मक्खन हम खाने की बात कर रहे हैं, लगाने के तो आप जानिए। जी बिल्कुल सही बात है ना। और हाँ, ये बात तो दो राय नहीं है क्योंकि समाज में जो चीजें चलती रहती हैं हम उसी की बात करते हैं। लेकिन विटामिन डी की उपयोगिता से हम सब वाकिफ हैं, हमारे बहुत सारे साथी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हम बार बार मंजरी बिटिया इसीलिए करते हैं ना कि दोहराते रहना चाहिए अच्छा सबक ना, सबक लोग याद हो जाए लोगों को। सब जो बच्चे भी अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं तो उनको भी समझ में आ जाता है। यानी धूप में खेले, धूप में, गुनगुनी धूप में। बच्चे तो वैसे धूप में खेलते, लेकिन उन्हें ये पता चलेगा कि किस धूप में खेले तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, क्या बात है। तो विटामिन डी वसा जो है वो घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है और ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डी कमज़ोर होने लग जाती है और जल्दी टूटने भी लग जाती है। और जब छोटे बच्चों में जब ऐसी स्थिति होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो एक तरह का रोग पैदा हो जाता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वयस्कों में भी होता है, बुजुर्गों में अलग ढंग से होता है, यानी कि हड्डी मुलायम होने से जो है अलग अलग तरह से बीमारियां होती हैं। कुछ को जैसे कि कहते हैं ना ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमजोर होने से ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। ये शरीर में सूजन और प्रतिरक्षा कार्य को विनियमित करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाता है। अपने नाम के बावजूद विटामिन डी एक विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन या प्रो हार्मोन है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। इसमें हड्डियां नरम होने के कारण टांगों में गांठ जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में प्रकट हो सकती है। और वो इसकी कमी का पता ऐसे चलता है कि आप आराम कर ले कितना भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थकान महसूस होने लग रही है, या नींद की कमी हो गई हो, या पैरों में दर्द हो, सिर दर्द होने लगता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि विटामिन डी की मतलब कुछ कमी हो रही है शरीर में, कुछ कमी हुई है शरीर में। और जब हम इसकी जांच कराते हैं तो पता चलता है कि रिपोर्ट में आता है जैसा। हाँ, मतलब और भी लक्षण हैं, लेकिन इस लक्षण से हो सकता है कुछ और समस्या हो आपको। ये भी हो सकता है। लेकिन आप पहले जांच करवाइए, जैसा तुमने अभी कहा, बिल्कुल सही बात है कि पहले जांच करवाएंगे और उसके बाद अगर पता चलता है तो फिर जो और तरीके हैं वो करेंगे। लेकिन वैसे हम बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार विटामिन डी की जो जरूरत होती है उसकी मात्रा पर भी चर्चा कर लें। जैसे कि हम 50 वर्ष की उम्र तक के जो लोग हैं उन्हें 5 माइक्रोग्राम्स चाहिए। 50 से ज्यादा के लिए 10 माइक्रोग्राम चाहिए। और हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, स्तनपान कराने वाली हैं, उनको ज्यादा की आवश्यकता होती है। 5 माइक्रोग्राम से भी ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो वो तो जानती हैं कि भाई बच्चों के लिए पोषण के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से बाकी चीज़ों में जैसे वृद्धि करती है तो अपने आप विटामिन डी भी मिल जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि सुबह की जो धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है, विटामिन डी के लिए बढ़िया स्रोत माना जाता है। इसलिए समय निकालकर उस धूप का सेवन, धूप में बैठे ना। हमारे साथी लिख तो रही है विटामिन डी शरीर के लिए बेहद अहम है। धूप के साथ मुफ्त मिलने के बावजूद आज बड़ी संख्या में लोग इसकी कमी की वजह से कई तरह के रोगों का शिकार हो रहे हैं। विटामिन डी की सबसे
बड़ी खासियत ये है कि शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व भी है, हार्मोन्स भी। इतना ही नहीं, ये सूर्य से मिलने वाला इकलौता विटामिन भी है। सूर्य के अलावा ये विटामिन बादाम, अंडा, मछली आदि में मिलता है। शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन डी का 80% हिस्सा धूप से मिलता है, जबकि डाइट से 20%। बिल्कुल। तो भाई भोजन से मात्र 20% मिल रहा है और 80% हमें मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ धूप में बैठना है। तो फिर है ना? मुफ्त वाला क्यों ना लें पहले, मुफ्त वाला भी लेना चाहिए और इसके संग संग अगर वो मिल जाए तो पर्याप्त है, हमें लगता है। जी। और अगर मान लीजिए आप नहीं होता है तो अपने भोजन में कुछ चीजें और शामिल करें, जैसे भी हमारी सखी ने बताई है। तो इसके अलावा आप दूध है, संतरा है, सोयाबीन, चीज, मशरूम, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, इनको आप शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली है, गाजर, बादाम, किशमिश, काजू, अंजीर, और ये सब चीजें जो हम लोग बराबर बताते हैं कि जो सूखे मेवे हैं उन्हें अगर आपने भिगो लें और सुबह आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी खाली पेट। तो जाहिर है कि सुबह की चाय आप नहीं पिएंगे और ये खाली पेट अगर आपने ये सब खा लिया तो हमें लगता है फिर बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल। और इसके साथ केला है, कीवी और पपीता, तरबूज, ये भी आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर आप अच्छी खुराक लेते हैं तो जो विटामिन डी की कमी है वो अंदाजा लगाते हैं कि 7 दिन के अंदर आपकी बहुत पूरी हो जाती है, सही हो जाएगी, स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, तो लगभग पूरी ही हो जाती है, यानी कि जो समस्या है बहुत ज्यादा जो गंभीर है वो कम हो जाती है। यहाँ तक कि केवल धूप में अगर आप एक हफ्ते भी बैठ जाएंगे 5 दिन तो आपको महसूस होगा कि आपकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, और जो कमी है आपको खुद महसूस तो होता है। देखो, कोई भी चीज कम होती है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो हो रहा है, तो वो आपको मजबूती पता चलेगी कि अब आपकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, है ना। तो जो सर्दियों में ये धूप में बैठने की बात है, उसके लिए तो जरूरी है कि सुबह की जो धूप होती है वो उसमें बैठे 8 बजे से 9 बजे तक में, या जैसे कि अगर ठंड शुरू होगी तो 9 बजे के बाद तक भी बैठ सकते हैं, लेकिन आधी 1 घंटा बैठे और मालिश करके बैठेंगे तो और अच्छा है। अगर मालिश नहीं भी की है तो पूरा कपड़ा पहन के ना बैठे, कम से कम वस्त्र पहने, और अगर पहनना भी है तो बहुत सफेद रंग का कोई पतला सा ऐसा कपड़ा पहने ताकि धूप जो है अच्छी तरीके से आपके शरीर में पहुंच सके। बिल्कुल। और बुआ लिखते हैं कि संदेश में कि सर्दियां शुरू होते ही हमें बचपन में बोला जाता था कि चलो चटाई बिछा के धूप में बैठो और हाथ पैर में तेल की मालिश करो, और छोटे बच्चों बुजुर्गों को भी धूप में बिठाकर तेल की मालिश की जाती थी। आज भी होती है, पर समझ में नहीं आता है कि धूप में क्यों बैठना। अब इस धूप के अनमोल फायदे का भान हुआ है। आजकल तो हल्की सी धूप आ रही है तो अच्छी भी लग रही है। ये बात तो है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि विटामिन डी हड्डी की शरीर की हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पुराने जमाने में तेल से मालिश करने के बाद लोग धूप में बैठते थे। सूरज की किरण जब सीधे शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी की अच्छी तरह से शरीर में सोख ली जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। और बुआ अब धूप की बात चली तो एक गीत सुन लेते फिर आगे। हाँ, लेकिन एक छोटा सा 2 पंक्ति का संदेश और भी तो भेजा हुआ है साथी ने ना। विटामिन डी शरीर में संक्रमण को रोकता है और इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरीके की बातें हमारे सभी साथियों ने की है, तो सुनते हैं गीत। जरा पास आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा पास आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा पास ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा
और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां, कितना हंसी ख्वाब है। सूरज जरा पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा पास आ। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग, हा, इमली की चटनी बने, ओए हुई, रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। सूरज जरा पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा पास आ। बैठे कहीं छाँव में, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। बैठे कहीं छाँव में, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। सूरज जरा पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। सूरज पास आता है तो देखिए कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। जी, इस गाने में बिल्कुल। कितनी सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन इसी के साथ बुआ संदेश भी है और हमारे पास कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखता है। इससे शरीर में संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन डी के सेवन से हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और मैं साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि शरीर को विटामिन की पूर्ति डाइट से होती है, लेकिन विटामिन डी इसमें अपवाद है, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की रोशनी और विटामिन से भरपूर फूड दोनों से की जा सकती है। वैसे तो शरीर जब धूप के संपर्क में होता है तब वो खुद ब खुद विटामिन डी का उत्पादन करने लगता है, लेकिन इसके लिए सूर्य के किरणों को त्वचा के अंदर तक जाने की जरूरत होती है। लेकिन सनस्क्रीन, कपड़ों के कारण, कम सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण, बढ़ती उम्र की वजह से शरीर अपने जरूरत के अनुसार विटामिन डी नहीं बना पाता, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी, और इसी के साथ लिखते हैं कि सूर्य प्रकाश पृथ्वीवासी के लिए वरदान समान है, जो उजाला के साथ विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है। जब सर्दियों के मौसम में अपने घर की आंगन या परिसर में बुजुर्ग दादा दादी के साथ बच्चे चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं, वो सुहाना मौसम एक वरदान समान है। विटामिन डी शरीर में संक्रमण को रोकता है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती भी है। बिल्कुल सही बात है। तो और भी संदेश हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन फिलहाल समय हो गया एक अंतराल का।
तो भाई हमने जैसा कहा था कि संदेश बहुत सारे हैं, तो साथी लिख रहे हैं कि अगर विटामिन डी मुफ्त में लेना है तो सुबह की हल्की धूप में बैठना जरूरी है। धूप में बैठकर जब विविध भारती सुनते हैं तब एक और विटामिन मिलता है, विटामिन एम, मन भावन गीत संगीत से भरा, जो हर एक के लिए फायदेमंद है, खासकर मेरे जैसे वरिष्ठों के लिए। अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है। कल हुई बेमौसम बारिश से हमारे यहाँ वातावरण में ठंडक हो गई है। तो अच्छा, एक एम वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे, खोज के उन्होंने बताया। अच्छा तो लगा। और वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये बेमौसम की बारिश की जो बात होती है ना, तो जब बारिश होती है तब हम लोग यही कहते हैं बेमौसम की बरसात हो गई। सही बात है। तो बारिश का मौसम तो होता ही है, लेकिन ये बरखा रानी है, कभी भी आ जाती हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। और स्वागत भी करेंगे जी। लेकिन स्वागत तो भाई आपके हम संदेशों का भी कर रहे हैं, क्योंकि माँ की सीख जो बच्चों में होती है उसके बारे में भी हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। और माँ जो है हर पल अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है, है ना? और जो माँ हमें सिखाती है वो हम अपने बच्चों को भी सिखाती है। यानी कहना चाहिए कि माँ की सीख मुझ में और मेरी सीख बच्चों में आगे इस तरह से बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है। और सीख जो होती है वो संस्कार से ही जुड़ी होती है। अच्छी अच्छी बातों की सीख हमें अच्छा संस्कारवान बनाती है। और माँ ही बच्चों की कहते हैं प्रथम गुरु है। और बच्चा माँ के सबसे करीब होता है ना बुआ, तो वो माँ के साथ खेल खेल में, बातों बातों में, या जो माँ उससे किस्से कहानियां पास में लिटा करके सुनाती है, तो बहुत सी ज्ञान वाली बातें वो किस्से कहानियों के द्वारा, बातों के द्वारा बच्चों को सिखाती जाती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपने आप सीखते भी रहते हैं। माँ बच्चों की पहली टीचर, दोस्त होती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को समझती भी है और उसकी मुश्किलों में साथ भी देती है। और यूं ही नहीं, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। इस रिश्ते में बहुत कुछ खास होता है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। वैसे तो बच्चे अपने आसपास में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें केवल माँ से ही सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और माँ की सीख जो है वो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आसान बना देती है। और जीवन में जितनी कैसी भी समस्याएं आए, माँ जो है वो चुटकियों में उसका हल निकाल देती है। और वो तरीके, बशर्ते हम माँ से पूछें। हाँ, है ना? माँ से पूछें, और माँ है तो माँ से पूछेंगे नहीं। माँ अगर आपकी दूर है तो फिर आपकी जो वो सीख उन्होंने दी है तो वो भी आपके आगे के जीवन में बड़े होते होते काम ही आती है। ऐसा जी। तो पूछेंगे तब ना। वही तो कह रहे हैं, अचानक ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने वो विषय पढ़ा ही नहीं था, तो अब क्या करेंगे? फिर नया अगर विषय आ गया आउट ऑफ कोर्स, तो उसके लिए तो फिर पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछना पड़ेगा। तो आजकल सुविधा भी बहुत है ना पूछने के लिए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि पूछेंगे माँ से। जरूरत यह है कि हम कितना पूछ रहे हैं अब। बिल्कुल। और ये बात है कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, यूं तो ऐसा लगता है कि उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, लेकिन चलना जब आ जाता है तो हमें खुद ब खुद अपना रास्ता तय करने के लिए जो है ना, कहती है आत्मनिर्भर माँ ही बनाती है। वो हमें इस तरीके से, अगर अच्छी माँ है, माँ तो वैसे अच्छी होती है, लेकिन जिस ढंग से अगर परवरिश अच्छे से की, तो यूं समझिए कि आपको खुद ब खुद अपना रास्ता जो है मिलता चला जाता है। आपको पता होता है कि किस राह पर आपको चलना है, कौन सा रास्ता सत्य का है, कौन सा असत्य का है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पर हमें चलना है, किस रास्ते पर हमें नहीं चलना है। ये भी जो है वो सबक माँ से मिलता है हमें। बिल्कुल। और माँ जो है वो बच्चों की दोस्त की तरह होती है। वो इतनी अच्छी से दोस्ती कर लेती हैं कि बच्चे चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज उनसे बताए, और बच्चे को बताना भी चाहिए। और माँ के पास ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, जिससे कि आप उनसे बहुत सारी बातें सीख सकें। माँ साफ सफाई भी सिखाती है, ईमानदारी भी सिखाती है, अनुशासन जो कहते हैं बच्चों को वो सिखाती है, बातों बातों में समय पर काम करना सिखाती है जिसे कहते हैं। और देखो भाई, हमारे एक साथी ने लिखा है कि माँ को बचपन से काम करते, बात करते बच्चे जैसा देखते हैं, उससे उन्हें बचपन से ही सीख मिलने लगती है। बच्चों के सामने सतर्क रहना चाहिए। जैसा आप बड़ों बुजुर्गों से व्यवहार बर्ताव करते हैं, वैसे बच्चे भी सीखते रहते हैं। तो सही बात है कि माँ जो है वो बच्चों के लिए आदर्श होती है। उन्हें माँ की हर बात अच्छी लगती है। लगता है माँ जो है वो सर्वगुण संपन्न है, ये जो करती है वो ठीक ही होगा। सब बच्चे बड़े मतलब अधिकार भाव से कहते हैं हमारी माँ तो ऐसा कहती है, मेरी माँ ने ये बताया है हमको। तो आप समझिए कि आपके करने में, आपके कहने में कितनी शक्ति है। और वो बच्चे जो हैं वो उसी को सही समझते हैं। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, तो जैसे हमारे लिखा ना कि मिट्टी के होते हैं, मिट्टी ही होती है, और जैसा हम देखते हैं वैसे ही वो ढलते जाते हैं। तो एक अच्छा जो है हमें जो है सबक बच्चों के सामने रखना चाहिए, या जो भी आदर्श है वो प्रस्तुत करना चाहिए। और इसी तरह लिखते हैं कि
माँ हमारी सबसे पहले शिक्षक होती है। बचपन से ही उनकी दी हुई सीख हमारी जिंदगी को सुगम बनाती चली जाती है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ऐसा क्यों होने लगता है कि माँ के पास बैठने, उनसे साथ बात करने और उनके अनुभवों से कुछ सीखने का समय ही नहीं मिलता। खासकर जिंदगी के उन पलों में भी हम माँ से खुलकर बात नहीं कर पाते जब हमें माँ के अनुभवों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में माँ की बात को हर उम्र में ध्यान से सुनना चाहिए। उनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणादायक होती है। वो हमें हमसे ज्यादा समझती है। माँ ही है जो हर उलझन को सुलझा सकती हैं। क्या बात है। देखो, इन्होंने यही लिखा है कि मेरी माँ ने मुझे विवाह के समय एक सीख दी थी कि एक चुप 100 बला को टालता है, और उनकी जो है सीखने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। आज मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ और जीवन के 37 वर्ष बीत चुके हैं। हमें लगता है विवाह की इन्होंने बात की है कि विवाह को 37 वर्ष हो गए और बड़े अच्छे से ये रह रही हैं। बहुत प्यारी बात आपने लिखी है, और ये वही बात है ना कि माँ ने तो बता दिया, लेकिन हम उसको किस तरह से गांठ बांध के रखते हैं और कैसे अपना जीवन सफल बनाते हैं। जी, बिल्कुल। और बुआ, हाँ, गीत सुनने का मन कर रहा है? हाँ, तो बिल्कुल सुना देते हैं। लो सुनो। अच्छी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, बोलो मम्मी से अच्छा
तो देखिए, मम्मी से अच्छा कौन है। कोई नहीं। कितना प्यारा सा गाना। बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे संदेशों में एक संदेश है, माँ तो समपूज है और अपने बच्चों की प्राथमिक पाठशाला है। उसके सिखाए आरंभ से ही तो हमारे प्रारंभ हुआ करते हैं। फिर भले ही हम माँ के सम्मान में अपने योगदान दें, किंतु उनके सीख पर ज्ञान का कोई मोल नहीं दे सकते हैं। इसी कारण कहा गया है कि सबके ऋण से भले ही उऋण हो जाए, लेकिन माँ के ऋण से उऋण हो ही नहीं सकते। आज वो नहीं है, लेकिन उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि। और भाई ये बात बिल्कुल सही है, श्रद्धांजलि आपने दी। और ये सम्मान की बात है। परिवार के छोटे बच्चों को बार बार हाथ धोते हुए देख रही थी, हमारी साथी ने साझा किया अपनी याद। तो घर में भीड़ ज्यादा थी, तो मैं पूछी बार बार क्यों हाथ धो रहे हो, तो उसने कहा कि मम्मा ने कहा है कि लोगों से मिलना जुलना होने पर अपना हैंड को वॉश कर लिया करो, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। इससे जो भी उसे टच करते थे वो कभी वॉश बेसिन पर उचक कर कभी अपने पीने वाले वाटर बॉटल से अपने हाथों को धो रहा था। मेरा मन विचलित इसलिए नहीं हुआ, इतने छोटे बच्चों को इतना क्या हाथ धुलना, पर माँ उनकी बोली कि मैं इन्हें सिखाया है। तो भाई माँ जब सिखा देती है तो बच्चों के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है ना। बहुत अच्छी सी याद है। और इसी तरह संदेश में लिखते हैं कि माँ ही है जो बच्चों को भगवान से रिश्ता जोड़ना सिखाती है, हमें आध्यात्मिक बनाती है, और इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास बढ़ता है, जो माँ बच्चों को सिखाती है। हाँ, या यूं कह सकते हैं कि एक आत्मबोध कराना, या कहते हैं ना कि जागृत करती है। चेतना जो होती है हमारी अपनी, कि कैसे हमारी चेतना जागृत हो, हम देख सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब जैसे पर्यावरण की बात है, तो अगर माँ खुद सजग है या वो दिखाती है कि देखो बेटा, ये देखो कैसे ये कोपल फूट रही है, कैसे ये बीज से देखो पौधा बन रहा है, बीज बो के अगर दिखा देती है तो बच्चे को बिल्कुल मतलब व्यावहारिक ज्ञान हो जाता है। या यूं कहें कि जिंदगी का फलसफा है। तो अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अभी जैसे ठंड के दिन आ रहे हैं, तो आप दिखाइए कि कैसे जिनके पास कुछ नहीं है वो, हम बहुत 2-4 रजाई भी शायद कुछ लोग ओढ़ रहे हैं, 2 और हीटर भी जला रहे हैं, लेकिन वो एक कंबल में अपनी रात गुजार रहे हैं, जमीन पर सोकर। तो ये सब चीजें हम दिखा सकते हैं कि देखो कैसे अभाव में लोग जीते हैं, और हमारे पास भावना से जोड़ सकती है जी, और कितनी मतलब हम कितने संपन्न हैं और फिर भी हम परेशान हो रहे हैं। तो ये हम बच्चों में सिखा सकते हैं कि संवेदनशील बने उनके लिए। दूसरा ये कि आप अगर जितनी भी सुविधा में है तो आप या कम सुविधा है, कभी कोई चीज कम है तो आप उसमें परेशान ना हो, क्योंकि दिखाएं कि हमसे ज्यादा देखो परेशान लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से बच्चों के अंदर जब बातें सिखाई जाती हैं तो बच्चे समय आने पर जब उनको दिखता है तो उनके अंदर भी एक दया ममता की भावना, दूसरे के प्रति सम्मान के प्रति जागृत होती है। और ये जब होती है, जब किसी के प्रति सम्मान की भावना या संवेदनशील होते हैं, तो जब उनके पास मौका आता है तो वो एक समाज सुधारक बनते हैं या समाज सेवक बनते हैं, है ना। खुद समाज में आकर उनके लिए कुछ करने की उनके में इच्छा होती है, ललक होती है। और इसी तरह से आप भी जब खुद देते भी हैं, केवल ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ दिखा दिया, कभी किसी जरूरतमंद को अगर आपने कुछ दिया या उसके हाथ से दिलवा दिया तो बच्चे को लगता है कि हाँ भाई ये करना चाहिए, और उसके बाद जो संतोष मिलता है उसका अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। और बुआ समय हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं। और बुआ, अब वक्त हो चला है भाई गीत मंजरी का। देखो भाई, वक्त तो बहुत सारी चीजों का हो चुका है कि मक्खन भी खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ने अलग अलग बात लिखी है कि सफेद मक्खन अच्छा है कि पीला वाला अच्छा है, या दोनों में फर्क क्या है, दही और मक्खन में क्या फर्क है। तो बहुत सारा फर्क है,
लेकिन रात और दिन में जो फर्क है वो कुछ कुछ कह सकते हैं कि दही और मक्खन में भी वही फर्क है। जी है ना? जी, रात और दिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिन निकलता है, ढलता है और रात आती है, जाती है, लेकिन दोनों ही दे जाते हैं अनगिनत उपहार। जीवन को बहारों से, खुशियों से भर जाते हैं। जैसे पतंग और डोर का संग होता है, वैसे ही दिन और रात बंधे होते हैं। रात गुजरती है इसी इंतजार में कि दिन क्या संदेशा लाएगा, और दिन आकर संसार में एक नई छटा बिखेर देता है। संसार इन्हीं के मिलने बिछड़ने से सुवासित होता है। संसार इन्हीं के मिलने बिछड़ने से सुवासित होता है। दिन को सूरज की किरणें प्रकृति को, धरा को, लहराते हरे भरे खेतों को उष्मा से नहला देती है। नित नई कोपलें पलक खोलती हैं, और वैसे ही हम सभी अपनी पलक खोल उसका स्वागत करते हैं, एक नए दिन का स्वागत करते हैं। वहीं जब रात के सफर पर बादलों की ओट से चांद चलता है, अपनी शीतलता से दिन भर की तपन को शांत कर देता है। धरा का सौंदर्य जितना सुबह निखरा था, उससे कहीं ज्यादा रात के आगोश में महक उठता है। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। कभी हमेशा धूप रही ना सदा रही कभी छाँव, एक जगह पर कभी रुके ना वक्त के चलते पाँव। बसते उजड़ के बसते देखे कितने गाँव। हरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। बीत ही जाएगी पतझड़, फिर आएगी हरियाली। आज है जो डाली सोनी, कल होगी फूलों वाली। कौन कननिया को पूछे जो ना हो रतियाँ काली। हरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। ये जीवन एक बहती नदिया, दुख सुख इसके रेले। फूल की आशा करने वाले पहले कांटे ले ले। क्या जाने वो खुशी की कीमत जो ना दर्द से खेले। अरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात दिन की रौनक, नीले आकाश में उड़ते पंछियों की मस्ती, झरनों से झरते पानी की उजली चमक, नदियों में लहरों की चंचलता, खेतों गांव की गलियों से गुजरते पशुओं की घंटियों की गूंज, काम पर जाते लोग, शहरों में बढ़ती चहल पहल, अनगिनत सपने सजोए लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ाते कदम, सभी में उत्साह का वेग बह चलता है। वहीं रात को घर वापस आने का इंतजार,
आशा और विश्वास से भरा दिन रंग भर जाता है जीवन में। ऐसे आशा और विश्वास से भरे दिन जो रंग भर जाते हैं जीवन में, फिर उसके बाद रात की ये तरह तरह के नज़ारे जो हैं वो दिलों में मोहब्बत के तराने छेड़ जाती हैं। रात के दामन में लाखों तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे किसी ने बड़ी खूबसूरती से इन्हें टांक दिया हो। अनुपम सौंदर्य से दमक उठता है रात का आलम। महक उठते हैं अनगिनत पुष्प, महक उठते हैं अनगिनत पुष्प, जल उठते हैं दिए, दूर कर देते हैं अंधियारे को। रात न होती तो हम देख न पाते चांद और सितारे, न उतार पाते दिन भर की थकान। फिर चारों ओर उजाला ही होता, नींद का पता नहीं होता, लोरी कौन सुनाता। इसीलिए रात और दिन का साथ हमेशा सुकून देता है। जितना दिन हमारे लिए जरूरी है उतनी ही रात। रात में ठंडी और शीतल हवाओं का झोंका सारे दिन की थकान पल भर में मिटा देता है। रात की चांदनी, रात के सितारे, चांद अपने उजले प्रकाश से भर देता है सारा आकाश। जगमगा उठता है ये आकाश। मनमोहक रात के गीतों से सज जाती है मन की गलियां। कवियों को भी तो अपनी कविताओं में प्रेम रस रचने बसने में आनंद आता है। दिन ढल जाए हाय,
रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। खुद से जुदा जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। हमारे जीवन के साथ ही प्रकृति के लिए भी दिन और रात दोनों का होना आवश्यक है। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। ऐसे में अगर रात नहीं होगी तो प्रकृति प्रभावित होगी, दिन नहीं होता तो समय चक्र थम जाता। वहीं यदि लगातार धरती पर धूप ही रहे तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। हम सोएंगे कब? रात न मिलने से हमारी जिंदगी नीरस हो जाएगी और रात के सुकून से हम दूर होते जाएंगे। रात और दिन का चक्र हमें जीवन से परिचय कराता है।
अगर रात का आलम न होता तो हमें ख्वाबों का पता न होता, परियों के किस्से अधूरे होते, प्रेम की अविरल धारा न बहती, रात का सन्नाटा, खामोशियों और रात में चांदनी रात में नौका विहार का एहसास न होता, न पूनम का चांद का पता होता, न ईद के चांद का पता होता। जी हाँ, वैसे ही दिन ऐसे गुजरता जैसे अभी बहुत कुछ बाकी है जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए। ये दिन भी यादें बन जाते हैं, कभी फुर्सत में हंसने और रुलाने के लिए, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी गुदगुदाते हैं। ये दिन कितनी तस्वीरों में बदल जाते हैं, ये दिन और रातें। रात और दिन में जी भर कर आइए जी लें। मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, मेरी जिंदगी का दिया कहीं, ये गमों की आंधी बुझा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। मेरे दिल के दाग न जल उठे, मेरे दिल के दाग, मेरे दिल के दाग न जल उठे, कहीं मेरे सीने की आग से, कहीं मेरे सीने की आग से, ये घुटी घुटी मेरी आह भी, ये घुटी घुटी मेरी आह भी, कहीं होश मेरे गंवा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। मैं दिया हूँ ऐसा जहान में, मैं दिया हूँ ऐसा, मैं दिया हूँ ऐसा जहान में, के जला तो हूँ नहीं रोशनी, के जला तो हूँ नहीं रोशनी, जो जिगर में है वो खलिश कहीं, जो जिगर में है वो खलिश कहीं, मेरी हसरतों को मिटा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात। तो भाई तरह तरह के नाम है मक्खन के, जी, खाने वाले मक्खन के। मक्खन की। जी। मक्खन को दधिज, माखन, दधिसार और लौनी भी कहा जाता है। दूध, दही, मलाई को मथने से निकलता है। उत्तर भारत में इसे नेनू भी कहा जाता है। जी, साथी ने लिखकर भेजा है। साथ ही ये भी बताते हैं कि स्वास्थ्य लाभ का प्रदान कर सकता है। अच्छी चर्बी का स्राव मक्खन में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो अच्छी चर्बी के स्राव को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे सेहत के लिए फायदेमंद है। विटामिन और खनिजों का स्राव मक्खन में विटामिन ए, डी, ई और के सहित कई खनिज पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और इन्होंने लिखा है कि ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। मक्खन में दोबारा करने वाले शर्करा के स्तर नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बनाए रखा जा सकता है। और मक्खन में मौजूदा विटामिन ई और अन्य गुण त्वचा को मुलायम सुंदर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। और मक्खन जो है जैसे कि है पिज्जा है, ब्रेड्स
सैंडविच, बर्गर, सूप और सब्जियों में भी यूज़ किया जाता है बनाते समय। जैसे कि बटर पनीर बना रहे हैं या मशरूम बटर पनीर बना रहे हैं, बटर पास्ता बना रहे हैं, तो इस तरह से मक्खन का इस्तेमाल हो सकता है। पीनट बटर भी आजकल, कोको बटर भी बहुत चलन में आ गया है, लेकिन हाँ, वही बहुत मक्खन, ज्यादा जो मक्खन है वो तो मक्खन ही होता मक्खन ही है, है। सफेद वाला तो जो पीनट बटर बटर नहीं है, मतलब वो बटर मतलब अंग्रेजी वाला हो गया। वो बाद में उसके परिवर्तन होते चले गए। पहले तो मक्खन ही था, फिर बाद में वो तो पीनट अब इसको बटर। हम क्या, वो पीनट बटर को क्या कह सकते हैं? चलो ये हमारे साथ ही बताएंगे। लेकिन इन्होंने तो बता दिया कि एक दिन में कितना मक्खन खाना चाहिए। एक दिन में आप 1 या 2 चम्मच पीनट बटर खा सकते हैं, क्योंकि इसके अधिक सेवन से आपका मोटापा बढ़ भी सकता है। इसलिए इसकी संतुलित मात्रा का ही सेवन करें। तो भाई, लेकिन एक बात है कि जो बच्चे अभी विकसित हो रहे हैं, जो बच्चे हैं यानी जिन्हें अभी बड़े होना है, वो मजे से खाएं, है कि नहीं? और एक संदेश में लिखते हैं कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए की बात करें तो इस मामले में पीनट बटर सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है, हाँ। जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जा सकता है। मोनो अनसेचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने पर हृदय रोग से बचना आसान हो जाता है। वहीं आम बटर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मक्खन के फायदे स्वस्थ हृदय के लिए हो सकते हैं। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है भाई। उन्होंने लिखा है कि मंजरी जी, आप जो है ना बहुत सारे व्यंजन बता रही हैं, मक्खन वाले व्यंजनों के नाम मंजरी जी गिनवा रही हैं, लेकिन ये बता रही हैं कि लगाने वाले के भी बहुत सारे नाम है, चाटुकारी, चापलूसी। जी हाँ, वो भी कहते हैं सर्दियों में मक्खन बहुत जम जाता है लगाने से। जी, लेकिन भाई ऐसा है कि जी, दिल की जो स्वास्थ्य है ना, दिल के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, अन्य बीमारियों के प्रभाव को भी कम करने में सहायक होता है, और पेट को बढ़ने से रोकता भी है, लेकिन सीमित मात्रा में इसे खाएं। हड्डियों को मजबूती मिलती है, इसमें कैल्शियम होता है, जो हमारे जोड़ों का दर्द जो होता है उसमें भी आराम मिलता है। कहते हैं ना, इससे शरीर में मोबिल की कमी हो जाए, यानी कि उसके चलन में, मोबिल मतलब कि उसका चलनापन, चिकना पदार्थ जो होता है वो कम हो जाता तो है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी नियंत्रित करता है, लेकिन वही संतुलित मात्रा में खाएं और उसके साथ साथ व्यायाम करें तो अच्छा रहेगा। और ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमारा शरीर विटामिन ए में जो कन्वर्ट करता है, आंखों के लिए, त्वचा और हड्डियों और बालों के लिए भी बहुत लाभ पहुंचाता है। तो लेकिन एक बात तो है कि गाय के दूध से बना हुआ जो मक्खन होता है, वो सफेद रंग का स्वाद, महक और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जाहिर है कि भाई देखो, कन्हैया जी को वही पसंद था, सफेद वाला जो मक्खन होता है। जी। और जो बाजार में मिलता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो ताज़ा मक्खन होता है, खास तौर से हमारे पंजाब की तरफ के जो हमारे भाई बंधु खाते हैं, जिन्होंने लिखा कि पराठा है, इन सब के लिए जो है ना, वही सफेद वाला मक्खन चाहिए, ताज़ा घर का निकला हुआ। अब तो मौसम आ गया, खूब खाइए। बिल्कुल। और मिट्टी की हांडी में दही मथने वाली को रही लगाकर मक्खन निकाला जाता है। जो लकड़ी की मथानी से भी कुछ लोग निकालते हैं, लेकिन जो हांडी में बनाते हैं मक्खन, वो बड़ा देखने में और खाने में बड़ा स्वाद लगता है। जी। और मक्खन को चेहरे पर मसाज करके भी लगाया जाता है, जिससे त्वचा आपकी मुलायम हो जाती है और झुर्रियां कम होती हैं। और इसको अगर लगाना है तो गुलाब जल में मिलाकर अगर लगाते हैं त्वचा पर, बालों पर, तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन खाने से भी बहुत फायदा है, लेकिन सही ढंग से खाया जाए उसको, और सही ढंग से सही समय पर अच्छा सा गीत सुनवा दिया जाए तो उसका भी फायदा देखते हैं। जी।
तो भाई कान्हा जी को तो माखन बहुत पसंद था और बहुत सारे इसी तरीके से भजन बने हैं, लिखे गए हैं। वैसे हमारे एक साथी, आज भी लोगों को पसंद है पराठे के संग, तो लोग लिख रहे हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं, घर में जब दाल खाता हूँ तो 2 चम्मच बटर जरूर डालता हूँ, स्वाद बढ़ जाता है जी। तो भाई हमारे भी मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल, अब हम लोग भी चलते हैं बटर खाने, सबसे विदा ले लेते हैं। तो मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली